हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर से ही मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूँ राजेश सिंह और आज मैं लेक्चर नंबर 4 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टूडेंट्स, इसमें मैं बात करूंगा फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बनाया जाए। एल्किल हैलाइड सपोज बनाना है एल्कोहल से। आपको पता है एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्कोहल का ROH। यहाँ पे हम लोग ROH को ट्रीट करने जा रहे हैं कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl। एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ ट्रीट करेंगे स्टूडेंट्स। और इसको बोलते क्या हैं, इस रीजेंट को बोलते हैं लुकास रीजेंट। लुकास, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट बेसिकली यूज फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ये एल्कोहल चैप्टर में बताया जाता है कि जो हमारे पास मान लीजिए 3 बीकर दिए हों और तीनों बीकर में अलग अलग टाइप के जो है एल्कोहल हो, एक में प्राइमरी, दूसरे में सेकेंडरी, तीसरे में टर्सरी, और हमें कुछ नहीं पता कि किस बीकर में कौन सा एल्कोहल रखा गया है। तो हम इसकी हेल्प से, लुकास रीजेंट की हेल्प से हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल कौन है, सेकेंडरी एल्कोहल कौन है और टर्सरी एल्कोहल कौन होता है। देखिए, जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है स्टूडेंट्स, 1 डिग्री एल्कोहल में खास बात ये होता है कि अगर उसमें लुकास रीजेंट डालेंगे, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल लुकास रीजेंट डालने पे उसमें किसी भी तरह का कोई भी पीपीटी या मिल्कीनेस नहीं आता है। यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल अगर हम लेते हैं और उसमें लुकास रीजेंट डाल दें, लुकास रीजेंट डालने पर क्या होता है प्यारे बच्चों, वहाँ पर एक वाइट टर्बिडिटी बनती है। वाइट टर्बिडिटी विल बी फॉर्म। वाइट टर्बिडिटी ये बनने में आपको 5 to 10 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। और टर्सरी एल्कोहल की खास बात ये होती है स्टूडेंट्स कि टर्सरी एल्कोहल में अगर आप LR ऐड करिए, लुकास रीजेंट ऐड करिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, एट वंस बहुत तेज रिएक्शन होता है और तुरंत आपको क्या मिल जाता है, वाइट टर्बिडिटी मिल जाती है एट वंस। मतलब 1 सेकेंड में ये रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत हो जाता है वाइट टर्बिडिटी। टर्सरी एल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और टर्सरी एल्कोहल में यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बनता क्या है, OH रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और Cl- उसको रिप्लेस कर देता है। Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल ये इस पर अटैक करता है और ये यहाँ से बाहर हो जाता है। RCl का फॉर्मेशन होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और प्लस साथ में वाटर। देखो, मेन इसके पीछे लॉजिक हमने शुरू में बताया था कि देखिए यहाँ पे ये होता है कि जैसे मान लीजिए C और L, Cl ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट
अब इस सबस्ट्रेट को जब हम लोग ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स, किसके साथ, मान लीजिए ENU किसी रीजेंट के साथ। ENU कोई रीजेंट है जहाँ पे E+ इलेक्ट्रोफाइल है और NU- न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो E+ होता है ये यहाँ पर, और NU- जो होता है वो इस कार्बन पर अटैक करता है बिकॉज इट हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड L- हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट फॉर्म्स CNU एंड EN। अब यहाँ पे भी ये चीज़ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे H+ और Cl-। H+ OH- के साथ बॉन्ड बना लेता है और फॉर्म कर लेता है वाटर। H+ जो होगा स्टूडेंट्स वो OH- के साथ मिलकर के क्या फॉर्म कर लेगा प्यारे बच्चों, वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। एंड Cl- attack on that particular carbon, that means carbocation, and form RCl। ठीक है, it forms RCl। यहाँ से R जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, RCl, that means एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। अभी हम लोग बात करेंगे मैकेनिज़्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म की भी बात करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। तो प्राइमरी अल्कोहल नो रिएक्शन, सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 10 मिनट, और टर्सरी अल्कोहल है स्टूडेंट्स तो वाइट टर्बिडिटी बनेगा, तुरंत ये वाइट टर्बिडिटी आ जाता है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज़्म की। Suppose we have tertiary alcohol CH3, CH3, CH3 and OH. This is 3-degree alcohol, tertiary alcohol, 3-degree alcohol. When it is treated with conc HCl, concentrated HCl in the presence of anhydrous AlCl3, इसमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये रिएक्शन इतना तेज़ होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एनहाइड्रस AlCl3 या ZnCl2 लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ZnCl2 न लीजिए। फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3, CH3, CH3 एंड Cl एंड प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म हुआ होगा ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिए, बहुत आसान है मैकेनिज्म, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेप फर्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लास 11th में आपने SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। SN1 रिएक्शन में यही बताया गया था, SN1 रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन, S1 क्या बताता है, यूनिमोलिकुलर, मॉलिकुलरिटी 1 होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। स्टूडेंट्स SN1 रिएक्शन होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग कार्बोकेटायन बनाने जा रहे हैं। तो कार्बोकेटायन देखिए कैसे बनता है, CH3 CCH3 CH3 एंड OH। और आपको पता है कि रिएक्शन एसिडिक, अगर मीडियम एसिडिक है तो ये OH जो लोन पेयर है ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट किया तो ये बन गया CH3 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 एंड OH2 पॉजिटिव। अब ध्यान से समझिएगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, क्लास 11 में बताया गया था। O पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो ये अपने आप को फिर से स्टेबलाइज करना चाहेगा और स्टेबलाइज करके कार्बोकेटायन बनाएगा। तो कार्बोकेटायन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, वाटर यहाँ से लीव कर गया और वाटर यहाँ से निकल जाता है, तो ये बन जाता है CH3 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 और पॉजिटिव चार्ज। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन एंड इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो कार्बोकेटायन होता है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में स्टूडेंट क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दूसरे स्टेप में स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है प्यारे बच्चों। तो टर्सरी कार्बोकेटायन यहाँ लिखिए CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि वैकेंट p ऑर्बिटल, ये है वैकेंट p ऑर्बिटल। अब इस वैकेंट p ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियोफाइल है, और वो न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl- HCl जब ब्रेक हुआ होगा तो HCl कैसे ब्रेक होगा, H+ + Cl-। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने के बाद अपना लोन पेयर इस वैकेंट p ऑर्बिटल को दे देता है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप होता है, ठीक है। और समझिएगा कि जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो स्लो स्टेप होती है। वो कैसी स्टेप होती है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप क्या होता है, हमेशा RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। RDS को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो केमिस्ट्री को बोला जाता है क्या, कि रैंक डिटर्मिंग सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो JEE का हो चाहे वो नीट का हो, इतना इम्पोर्टेंस होता है कि आप अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो आप रैंक डिटरमाइन कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो RDS हो, ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। और ये स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है, फास्ट होता है। यहाँ पे बन जाता है CH3 C और स्टूडेंट Cl CH3 एंड CH। तो टर्सरी एल्किल, ये आपको टर्सरी एल्किल क्लोराइड फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं, हैप्पी हो, ओके। तो ये था रिएक्शन मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पर जो है हम लोग और भी आगे बात करने वाले हैं कि इसमें और भी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, आपको एक चीज़ मैंने समझाया था क्लास 11th में, फिर से समझ लीजिएगा।
कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN1 रिएक्शन के लिए, वो क्या होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम क्या होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ से यहाँ पे जब हम लोग चलेंगे तो क्या होता है कि SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, मतलब यहाँ पे डिक्रीज करता है SN1। और इधर से इधर चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि SN2 बढ़ता है, मतलब यहाँ से यहाँ चल लेंगे तो डिक्रीज करेगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। वैसे SN1 जो होता है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और SN2 जो होता है उसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो हम लोग इसको अलग से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो, प्राइमरी जो होगा एल्कोहल वो SN2 देगा। डेट मीन्स इसे मान लीजिए CH3CH2OH, ये प्राइमरी है, 1 डिग्री एल्कोहल, तो ये SN2 देगा, ठीक है। 3 डिग्री जो होता है स्टेरिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से SN2 नहीं देता, ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा। और जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल CH3COH CH3 एंड H, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये SN1 SN2 दोनों देता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, SN1 SN2 दोनों देता है, वो उसके लिए कंडीशन देखना पड़ेगा कि SN1 को फेवर कर रहा है कि SN2 को। बट प्राइमरी जो एल्कोहल होता है वो SN2 देता है, और 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो क्या करता है, ओनली SN1 देता है, ओनली SN1 देता है। तो यहाँ पे बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए CH3OH, मेथेनॉल दे दिया जाए, मिथाइल एल्कोहल है, ठीक है, तो मिथाइल एल्कोहल तो और इजीली देगा SN2 रिएक्शन इसका, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स कम है। आपको पता है स्टेरिक इंडेक्स जितना कम होगा तो SN2 के चांस बढ़ते हैं, स्टेरिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा तो SN1 के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और लिख लीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो स्टेबिलिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे रिएक्टिविटी डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे रिएक्टिविटी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी लिख लीजिएगा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है CH3 CH2 प्लस, और सबसे कम कौन सा होता है, मिथाइल। तो ये इस तरह से जो है स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, दिस इज दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसको लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यही ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का भी यही ऑर्डर होगा, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी का होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री स्टेबल है, फिर 1 डिग्री स्टेबल है। याद है हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का रोल होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट्स
यहाँ पे दो साइड से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे वन साइड से लग रहा है, यहाँ पे जीरो है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है। तो यही ऑर्डर स्टेबिलिटी के जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रिएक्टिविटी का होगा। तो इधर से इधर जब हम लोग चलते हैं तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी का यही ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 की बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर दोनों चांस होते हैं, एक रिटेंशन भी हो सकता है और एक इन्वर्जन भी हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें तब होगी जब वो कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। अगर कार्बन ही नहीं कायरल है तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, क्योंकि जहाँ कायरलिटी की बात होगी वहाँ पे ही हम लोग इन्वर्जन और स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कायरल कार्बन क्या होता है कि ऐसा 3 टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से जुड़ने वाले ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, इस तरह का मान लीजिए यहाँ पे कम। अब जरा चेक करिए ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है कि नहीं। यहाँ पे देख चेक करिए, ये जो ग्रुप है OH, H, PH और Me, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। H कभी भी OH के इक्वल नहीं हो सकता, OH कभी भी PH के इक्वल नहीं हो सकता। ये सब क्या है, आपस में डिफरेंट, और इस वजह से ये कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को हम लोग क्या, कायरल कार्बन ये होगा, इस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये कार्बन है CH3 CH H and PH, this is not chiral carbon because here 2 hydrogen atom is same। हाइड्रोजन एटम सेम होने की वजह से कायरल कार्बन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड प्रोकायरल कार्बन, प्रोकायरल कार्बन। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया, कायरल कार्बन आपको पहचानना आ गया। अब अगर कायरल कार्बन आपको पहचानने आ गया, मान लीजिए यही सपोज ये आपके पास दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्टेंट की रिएक्शन हमें करानी है, किसके साथ करानी है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl दे दिया। कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा कि H+Cl- में ब्रेक होगा, तो ये OH यहाँ से हाइड्रोनियम आयन बना लेगा OH2+, तो ये हो जाएगा Me। देखो यहाँ पे कायरल कार्बन कभी कभी यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इसको नहीं लिखा जाता, कार्बन को ओमिट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा OH2+ हो गया, और यहाँ पे हो गया PH स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गया H हो गया। अब ये वाटर यहाँ से क्या हो गया, बाहर। अगर वाटर यहाँ से बाहर हो गया तो इस पर क्या आएगा, चार्ज कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज हुआ तो वो कैसा चार्ज हो गया, वो चार्ज हो गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया MEH और PH और ये पॉजिटिव चार्ज और ये P ऑर्बिटल,
ये पी ऑर्बिटल स्टूडेंट्स वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो उसके अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा या तो वो बैक साइड से अटैक करेगा। अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो रिटेंशन होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन इसका है वही यही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जो है रेसमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे रिटेंशन भी होगा, दैट मीन्स ये Cl उधर ही लगेगा जिधर OH रहा होगा, बाकी Me, PH और H ये हो गया, और साथ ही साथ ये भी बनेगा, इन्वर्जन भी होगा, Me और PH ये इस तरह से हो गया और H। तो दोनों चीज़ें होती हैं, यहाँ पे रिटेंशन भी होगा, रिटेंशन और इन्वर्जन, तो रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा, इस दोनों चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए 47% रिटेंशन हो रहा है तो 53% क्या होगा, इन्वर्जन होगा। ठीक है, अगर 50-50% होगा तो उसको बोलते हैं कंप्लीट रेसमाइजेशन, कंप्लीट रेसमाइजेशन। तो ये होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट मेथड है सोडियम ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल दे दिया ROH और इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaBr के साथ, NaBr के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे Na+Br-, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया Na+ और Br-, तो ये R पे अटैक किया और ये बाहर हो जाता है। NaBr में ये चीज़ होता है RBr, मान लीजिए बन गया, और साथ ही साथ ये जो H2SO4 होता है वो H++ SO4- में ब्रेक होता है, HSO4-। अब ये जो HSO4- है उसके साथ ये कंबाइन कर लेता है और बना लेता है NaHSO4। यहाँ पे स्टूडेंट ये बना लेता है NaHSO4, और साथ ही साथ बन जाता है ये जो OH- होता है वो H+ ले लेता है और इसके साथ वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ ही साथ बन जाता है वाटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें CH3, CH2 एंड OH, ये एथाइल एल्कोहल दे दिया। अब इसकी रिएक्शन NaBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का H+, अब H+ क्या किया, इस वाटर को प्रोटोनेट कर दिया। तो वाटर को प्रोटोनेट किया तो CH3 OH2+ बना लिया। OH2+ बनने के बाद यहाँ से वाटर निकल गया। अब उसके बाद क्या बन गया, CH3 CH2+। फिर उसके बाद क्या हो गया, Br- एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया और बन गया CH3 CH2। तो ये दिस इज योर प्रोडक्ट। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्कोहल के डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है मेथड हो सकता है। नेक्स्ट होता है
यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे सपोज ROH हमने ले लिया है, ROH एल्कोहल लिया। अब इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपने करा दिया PX3 वेयर X मे बी Cl, PCl3 जो से हो सकता है, ठीक है, PCl। अब यहाँ पे X माइनस डेट मीन्स Cl माइनस अटैक करता है इस पे R पर, ठीक है, OH माइनस निकल जाएगा तो बन जाता है RCl बनता है। अब जो ये RCl बना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल लेते हैं और उसको PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो RCl बन जाता है और साथ ही साथ H3PO3 तो 3 मोल ऑफ RCl भी बनता है। अब उसको अगर हम लोग इसको PX5 के साथ रिएक्ट कराएं या फिर SOCl2 के साथ SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड X मान लीजिए Cl, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम लोग रेड फास्फोरस ले लें और उसको X2 के साथ रिएक्ट करा दें, रेड फास्फोरस X2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा X क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे Cl तो RCl बन गया, साथ ही साथ यहाँ पे बनता है POCl3, ठीक है, POCl3। अब इनका सबका मैं शॉर्ट में आपको मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है तो इनको हम लोग शॉर्ट में करते हुए चल रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए। जैसे SOCl2 है तो SOCl2 भी क्या होता है, सोर्स ऑफ Cl माइनस, तो यहाँ पे OH हटा करके Cl लगा दो तो बन जाएगा RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं डार्जेन मेथड्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डार्जेन। ये होता है और यहाँ पे क्या होता है, रेड फास्फोरस Br जो है हो सकता है, X2 क्या होता है, Br2 हो सकता है या I2 हो सकता है। यहाँ पे Cl2 और F2 नहीं लिया जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है तो RX का फॉर्मेशन। तो ये सारे मेथड हो सकते हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के, ये डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक एग्जाम्पल, छोटा छोटा अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे R को हमने ले लिया CH3CH2OH, तो ये इथाइल एल्कोहल है। अब इथाइल एल्कोहल है तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, 3 × CH3CH2 एंड C, साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट सेम रहेगा, ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे R को क्या लिया है, CH3CH2Cl, ये बन जाएगा और POCl3। RCl यहाँ पे भी C2H5Cl बन जाएगा और यहाँ भी क्या बन जाएगा, C2H5X, ये बन जाएगा। यहाँ पे 2 गैसेस जो है इवॉल्व हो रही हैं, एक ये और एक ये। इस वजह से ये बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है और बोर्ड में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे 2 जो है गैसेस निकलती हैं और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, जब किसी रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी गैस निकलती है तो वो इवॉल्व होती है तो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करती है रिएक्शन को आगे प्रोसीड होने के लिए, ठीक है, ये रिएक्शन को ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। इस वजह से यहाँ पे यील्ड बहुत अच्छी मिलती है, RCl प्योर RCl मिल जाता है क्योंकि ये दोनों गैसेस उस रिएक्शन मिक्सचर से बाहर हो जाती हैं और हमको प्योर और अच्छी यील्ड के साथ एल्किल क्लोराइड को मिल जाता है। तो इथाइल क्लोराइड बनाने का ये बेस्ट मेथड होता है डार्जेन। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी आज के लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस किए।
और भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूँ ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।